कांग्रेस के विधायक संजय निरुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रिलायंस के बढ़ते बिल और यूनिट चार्ज को लेकर मुद्दा उठाया है। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि अगर किसी को तकलीफ हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर आम जनता हो, उन्हें सरकार से बात करके उसका हल निकालना चाहिए, ना कि तोड़फोड़ करना। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि 1984 के मुद्दे को लेकर पंत प्रधान ने 5 बार माफी मांगी थी, तो गुजरात कांड को लेकर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं माफी मांग सकते, जबकि सबको पता है कि गुजरात में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी का ही हाथ था। उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। विद्वेष तो बाद की बात है। सबसे पहली बात यह है कि टीवी चैनल के जो एंकर महोदय थे वो दोनों हिंसा को, दोनों दंगा को कंपेयर करना चाह रहे थे। सबसे पहले जो 84 में अगर गलत हुआ, इसका मतलब जो गुजरात में हुआ इसके लिए किसी को गलत ना कहा जाए, ये एक गलत अप्रोच है। दूसरा, 84 में जो हुआ उसके लिए आपने माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए नरेंद्र मोदी को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, ये भी गलत तर्क है। तीसरी बात जो राहुल जी ने स्पष्ट किया कि जब 84 में हुआ उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने शर्मिंदगी व्यक्त की है। हमारे प्रधानमंत्री 3 बार माफ़ी मांग चुके हैं। चौथी बात यह है कि जब 84 में हो रहा था तो कांग्रेस के कुछ उत्साही कार्यकर्ता, नेता जरूर उसमें शामिल थे, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार उसको रोकने में लगी थी। जबकि गुजरात में जो हुआ उस समय गुजरात की सरकार चाह रही थी कि दंगा भड़के, जो लोग दंगे में शामिल थे उनको बाद में मंत्री बनाया गया। माया कोदनानी इसका एक उदाहरण है। बजरंग दल, आरएसएस के लोग इसमें शामिल थे। बड़े बड़े पैमाने पर मेरे ख्याल से 2 दर्जन के आसपास पुलिस वाले आज भी दंगा भड़काने के आरोप में और दंगों में एक समाज के खिलाफ नफरत फैलाई गई, उनकी जान ली गई, इस आरोप में आज भी जेल में है। तो वहां पूरा शासन, पूरा प्रशासन दंगे में अपनी भूमिका निभा रहा था। जबकि जो दिल्ली में हुआ निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसमें कांग्रेस पार्टी और पूरी सरकार लगी है इस दंगे को बढ़ावा देने में, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। मोदी जी को लेकिन क्लीन चिट मिल चुकी है। मिल सकता है, ठीक है। आदमी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर बच सकता है, लेकिन जब आप राजनीति करते हैं तो कानूनी क्लीन चिट से नहीं जी सकते। परसेप्शन होता है, धारणा होती है। पूरे देश में एक धारणा है जो धारणा कहीं ना कहीं सत्य पर आधारित है कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं गुजरात के दंगे करवाए थे और मुख्यमंत्री रहते हुए दंगे रोकने के बजाय दंगे बढ़ाने में उनकी ज्यादा दिलचस्पी थी। ये एक अवधारणा है, परसेप्शन है, और इस परसेप्शन को कोई किल नहीं कर सकता। दुनिया के कोई भी कोर्ट का ऑर्डर इसको खत्म नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि अनशन के बाद अब संजय निरुपम सबकी बोलती बंद करना चाहते हैं। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने का उद्देश्य ये है कि मुंबई के बिजली ग्राहकों को राहत देने के सिलसिले में जो एक कार्यक्रम, जो आंदोलन, जो अभियान हमारा चल रहा है, उसको एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। अभियान का एक बड़ा हिस्सा ये है कि पूरे पावर सेक्टर में जो तथाकथित तौर पर निजीकरण हुआ, उस निजीकरण की सच्चाइयों की तह में जाया जाए। 2003 में जब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चल रही थी तो उसने प्राइवेटाइजेशन किया, लेकिन उस निजीकरण का नतीजा बहुत सारे स्पर्धी मार्केट में आए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मोनोपोलाइजेशन हो गया। मतलब एक मोनोपोलाइज्ड मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट एक कंपनी को दे दिया गया अलग अलग शहरों में। मैं सिर्फ मुंबई के संदर्भ में ये नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद से बिजली बिल भी महंगे हुए और घोटाले भी हुए। घोटाले का मेरा पहला आरोप यह है कि रिलायंस इंफ्रा और महाराष्ट्र का जो रेगुलेटर है, जिसको MERC हम कहते हैं, उनके बीच एक साफ तरीके से दिख रहा है कि साठगांठ। मेरे पास एक विश्वस्त सूत्रों के आधार पर जानकारी है कि रिलायंस के तरफ से बड़े पैमाने पर मासिक तौर पर रेगुलेटर को रिश्वत दी जाती है। रिश्वत देने का उद्देश्य यह है कि रिलायंस के जो भी व्यावसायिक हित हैं उसको रेगुलेटर अप्रूव करे, उसके ऊपर ठप्पा लगाए। व्यावसायिक हित मतलब जब कभी उनको बिजली के बिल की दर बढ़ानी होती है तो रेगुलेटर कभी उस पर कोई ऐतराज नहीं करता।
जो सरचार्ज लगानी होती है उसके ऊपर रेगुलेटर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। रेगुलेटर का बड़ा काम अगर निजी कंपनियों के साथ एक संवाद रखना है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ भी रखना है, कंज्यूमर्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ रखना है। दुर्भाग्यवश जो कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वर्षों से एक ही तरह के लोग चले आ रहे हैं, यानी सब कुछ फिक्स हो गया है रेगुलेटर के यहाँ। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक चिट्ठी लिख करके डिमांड की है कि रिलायंस इंफ्रा और रेगुलेटर के जो अंतर संबंध हैं और जो बदनाम किस्म के संबंध हैं और इनके बीच जो लेन देन का धंधा चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मैं अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके तह में जाना बहुत जरूरी है, ऐसी मेरी पहली मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से। दूसरी बात, जो मोनोपोलाइजेशन हुआ उसके तहत रिलायंस 90% से ज़्यादा कंज्यूमर अपने पास रखे हुए। हमेशा एक निजीकरण जब होता है तो जो उपभोक्ता होता है उसके पास दूसरा विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जितने भी विकल्प हों। आज हालत यह है कि जब रिलायंस के ग्राहक जब टाटा पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो रिलायंस उस पर आपत्ति करता है और उसके खिलाफ अपीलेट अथॉरिटी में चला जाता है। उनकी आपत्तियों को अपीलेट अथॉरिटी में सुना भी जाता है और उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया जाता। ये मुझे लगता है गलत है। लगभग 8 लाख के आसपास कंज्यूमर दूसरे सप्लायर के पास शिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन रिलायंस ने चोरी और सीनाजोरी दोनों साथ साथ में करते हुए अपने चरित्र का प्रदर्शन किया है। आज जो रिलायंस का बयान है कि 300 यूनिट तक कोई भी कंज्यूमर कभी भी शिफ्ट कर सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा धोखा और घोटाला है। लो एंड कंज्यूमर रिलायंस को नहीं चाहिए और हाई एंड कंज्यूमर यानी जो 500 यूनिट से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं उनको हम जाने नहीं देंगे। ये और भी बेईमानी है और ये भी कहीं ना कहीं अधिनायकवादी बात है ये। और ये कौन तय करेगा कि 300 यूनिट तक के लोग जा सकते हैं और उसके ऊपर नहीं जा सकते? ये क्यों तय हो रहा है कि लो एंड वाले यूजर जा सकते हैं, हाई एंड वाले नहीं जा सकते हैं? ये कहीं ना कहीं रिलायंस इंफ्रा के हितों को साधने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए इस प्रकार के निर्णय होते हैं। और इन निर्णयों के ऊपर भी सरकार को कहीं ना कहीं जांच करानी चाहिए। इसमें किसका इंटरेस्ट है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है।